हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर है 3, रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो बच्चों, इसके यहाँ पर एक लंबा चौड़ा सा नाम है इसका, उस नाम का भी कुछ मतलब है। यहाँ पर देखो, ध्यान दे, क्या मतलब है इसको? क्या कहोगे भाई? दो चर का मतलब क्या है? दो चर का मतलब इसमें दो वेरिएबल होंगे, मतलब दो चर होंगे का मतलब चरों की संख्या दो होगी। चरों का मतलब समझते हो? एक्स वाई भी चर हो सकते हैं, यू बी भी चर हो सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी संख्याएं जो आपकी अल्फाबेट में आती है, इंग्लिश अल्फाबेट में आती है, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ना, उनमें उनको हम क्या कहते हैं? चर कह लेते हैं बस, क्योंकि उसका मान बदल सकता है ना। x का मान कुछ भी हो सकता है भाई, अपना मान है। हम x का मान 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। निश्चित तो मान तो होता नहीं है। जो संख्याएं होती हैं वो निश्चित होती हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। और जिनके मान बदल सकते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको चर कहते हैं। तो यहां पर दो चर होंगे, दो चर होंगे। और इसके बाद लिखा है रैखिक, मतलब चर पर एक घात होगी। रैखिक का मतलब होता है चर पर अगर एक घात होती है तो उसको रैखिक कहते हैं। ठीक है। समीकरण युग्म का मतलब होता है, समीकरण होगा, युग्म का मतलब जोड़ा होगा, मतलब समीकरणों का जोड़ा होगा, मतलब दो समीकरण हमें यहां पर दिए जाएंगे। देखो ध्यान दें, यहां पर आपने बहुपद अभी कंप्लीट किया है, अभी आपने बहुपद कंप्लीट किया है। बहुपद में आपने सीखा कि भाई अगर ऐसा लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा क्या होता है? बहुपद होता है। इसको हम क्या लिखते हैं? बहुपद लिखते हैं। और यदि ये ऐसा हो जाए कि भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में कोई भी क्वांटिटी जीरो मान लेते हैं, जीरो हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये आपका समीकरण है। ये क्या है? ये आपका समीकरण है, जबकि ये आपका क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो बस बहुपद और समीकरण में थोड़ा सा फर्क, क्या कि अगर किसी बहुपद को बराबर किसी चर के लिख दिया जाए या किसी अचर के बराबर लिख दिया जाए तो वो समीकरण बन जाता है। और यहां पर ये बहुपद आपने अभी इससे पहले वाले चैप्टर में, मानी चैप्टर नंबर 2 में आपने सीखा है। ठीक है। यहां ये जरूरी नहीं है बच्चों की बहुपद के लिए 3 पद ही हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये आपका 2 पद में भी बहुपद हो सकता है, 1 पद में भी बहुपद हो सकता है, या शून्य पद वाला, एक पद वाला हो सकता है, जिसको हम जैसे सी अकेला लिखा हो तो सी को हम क्या कहते हैं? अचर बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के ये बहुपद की बात थी। अगर बहुपद में बराबर का चिन्ह लगा के कुछ और संख्या के बराबर लिख दिया जाए, जीरो की बराबर हो सकता है या कोई चर या अचर के बराबर हो सकता है, तो ये क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर दो चर हैं। देखो यहां पर एक चर ये है, एक चर ये है। तो यहां पर चर दो हैं और इस चर पर पावर कितनी है? घात कितनी है? एक एक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखो अगर ऐसा लिखा है, इसको क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण इसको कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। कोई दूसरा और उदाहरण बताओ। यहां ऐसा भी हो सकता है कि अगर u और b में दो चर मान लें, u v भी तो दो चर हो सकते हैं, जैसे 2u प्लस 5v अगर ऐसा लिखा है और बराबर यहां 10 लिख दें, तो बच्चों ये भी आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो रैखिक क्यों है? क्योंकि u और b पर एक ही एक घात तो है, इसलिए इसको भी हम रैखिक कहेंगे। और यहाँ चर दो हैं, इसलिए इसको दो चर का रैखिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? दो चर का रैखिक समीकरण। ये भी आपका दो चर का रैखिक समीकरण है। ठीक है। यदि ऐसा लिखा हो, देखो ध्यान दें, ax स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी लिखा हो बच्चों, ये बराबर 0 लिखा हो, तो है तो भाई यहां भी दो चर, एक x है एक y है। तो यहां पर ये भी समीकरण आपका दो चर में समीकरण है, लेकिन रैखिक नहीं है, क्योंकि यहां पर अधिकतम घात 2 हो गई। चर पर अधिकतम घात 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यहां पर अधिकतम घात कितनी है? 2 है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसको रैखिक नहीं कहेंगे। ये आपका रैखिक नहीं है। इसको क्या कहोगे? ये आपका समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है।
ठीक है, इसको हम रैखिक नहीं कहेंगे कि भाई ये रैखिक नहीं है, क्योंकि यहां पर जो चर है उस पर अधिकतम घात 2 है। हमें अधिकतम एक घात वाला जो चर होता है, जो समीकरण जिस पर चर पर अधिकतम एक घात होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं, रैखिक कहते हैं। इसको रैखिक कहेंगे, इसको रैखिक नहीं कहेंगे। यह भी रैखिक है क्योंकि यहाँ x पर एक घात है, y पर भी एक घात है। ठीक है, जो चर हैं उन चरों पर किसी एक पर भी हो सकती है। अगर एक पर भी एक से ज्यादा घात है, यहां अगर 2 लगा दें अथवा यहां 2 लगा दें, तो फिर ये आपका रैखिक नहीं रहेगा। हमें जो चर दिए जाएंगे उन दोनों चरों पर एक अधिकतम घात होनी चाहिए। तो अगर दोनों चरों पर अधिकतम एक घात है, तब हम ऐसे चर को, ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। रैखिक समीकरण समझ गए, रैखिक कब नहीं होगा, रैखिक कब होगा, पूरी बात क्लियर हो गई। चलो, इसके बाद बच्चों हमें आगे अब सीखना क्या क्या है। यहां पर हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना भी सीखना है। युग्म का मतलब हमने बता दिया कि आपको 2 समीकरण दिए जाएंगे। जैसे एक आपका समीकरण देखो ये दिया गया है, एक समीकरण ये दिया गया है। ठीक है, एक दूसरा और समीकरण यहां पर इस प्रकार से कि 3u माइनस का लिख दें यहां पर 4v और बराबर में यहां लिख दें 8। देखो एक आपका समीकरण ये हो गया। तो ये u और v में 2 समीकरण हो गए। मतलब इनको हम क्या कहेंगे, दोनों समीकरणों को क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं। क्या है ये, युग्म का मतलब क्या होता है, 2 समीकरण, जोड़ा होता है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो यहां पर एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये आपके समीकरण युग्म बन गए। और समीकरण युग्म रैखिक है। रैखिक का मतलब चर पर एक घात है और 2 चर हैं, इसलिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसको कहते हैं। इस प्रकार के आपको सवाल मिले। ऐसा भी हो सकता है कि देखो 3x + 5y बराबर 8, यहां लिख दें 2x + 4y बराबर में 9। ऐसा भी हो सकता है। यहां भी देखो, इसको भी क्या कहोगे, इसको भी हम कहेंगे देखो चर पर एक से ज्यादा घात तो नहीं है, एक से ज्यादा घात तो नहीं है, रैखिक हो गया। 2 चर हैं, 2 चर वाला हो गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। यहां पर इन दोनों समीकरणों को क्या कहेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो बच्चों रैखिक का मतलब समझ में आया, युग्म का भी मतलब समझ में आया, और इसके बाद में समीकरण तो आपको पता ही चल गया। समीकरण का मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए। क्लियर बात है। तो यहां पर जो टाइटल इसका है, आपके चैप्टर का जो टाइटल है, उसका हमने पूरा अर्थ बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर हमें सीखना क्या क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है। हमें यहां पर जो रैखिक समीकरण युग्म, पहले तो हमें बनाना सीखना है। यहां पर अपनी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो भाषात्मक रूप में दिए जाएंगे। मतलब जो हमें कुछ इबारत दी जाएगी, तो उस इबारत को पढ़ के हमें ये आइडिया लगाना है, ये सीखना है कि हम उनसे ये समीकरण कैसे बनाएं। वो समीकरण हम कैसे बनाएं, ये यहां पर हमें सीखना पड़ेगा। मतलब हमसे कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाएं कि भाई कोई चीज है, कोई 2 चीजें हैं, वो 3 किलो आम खरीदे, 4 किलो अमरूद खरीदे, इतने रुपए में बिकी। 3 किलो अमरूद, 4 किलो आम, और कुल मिला के हमने इतने रुपए में खरीदे। तो इस टाइप के सवाल जो होंगे, उन सवालों को हमें समीकरण के रूप में बनाना होगा। ठीक है, जो हमारे लिखित सवाल होंगे, इबारत में जो सवाल दिए जाएंगे, उनको हमें क्या करना है, उनको हमें समीकरण रूप में बनाना है। ठीक है, कुछ सवाल आपके इस टाइप के होंगे, और कुछ आगे चल के हमें ऐसे सवाल मिलेंगे जो युग्म हमें बने बनाए मिलेंगे बिल्कुल। उनको हमें क्या करना है, उनको हल करना होगा। और हल करने के लिए आपके सिलेबस में 4 विधियां दी गई हैं। समीकरण को हल करने का मतलब पहले बताएं। समीकरण को हल करने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक समीकरण यहां है 2x + 3y, और बराबर में मान लेते हैं ये हमारे पास है 5। ध्यान से समझो, ये हमारे पास है 5। ये आपका एक कोई समीकरण है। अगर आपसे ये कहता है कि समीकरण का हल करो, समीकरण का हल करो, तो बच्चों एक बात तो सीधी है कि 2 चर वाले समीकरण होते हैं, उनको हल करने के लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है। कितने समीकरणों की आवश्यकता होती है, 2। तो ऐसे प्रश्न
जब भी दिए जाएंगे तो दो समीकरण दिए जाएंगे, एक समीकरण से हमारी व्यवस्था नहीं चलती है, एक समीकरण से हमारी व्यवस्था नहीं चलेगी। हमें यह दिया जा सकता है कि इस समीकरण का क्या x बराबर, देखो x बराबर 1, y बराबर 1 क्या इस समीकरण का हल है, ऐसा हमसे कह सकता है। हल का मतलब क्या होता है, x और y अर्थात चर के ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हो तो वो समीकरण के हल कहलाते हैं। पूरी बात समझें, x और y अर्थात चर के ऐसे मान हम ढूंढ के रखें जिसको यहां रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट होता हो, वो समीकरण का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर x का मान हम 1 रख दें, y का मान 1 लिख दें, तो ये हमारा समीकरण बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा। जैसे 2x का मान 1 लिखें प्लस 3y का मान भी 1 लिखें तो ये बराबर में 5 हो जाएगा। कैसे, देखो 2 एकम 2 प्लस यहाँ 3 एकम 3 और बराबर में 5, तो आप देख सकते हो 2 और 3 5, 5 बराबर 5। इसका मतलब x बराबर 1 और y बराबर 1, x बराबर 1 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है। हल का मतलब हम ऐसे x के मान और y के मान ढूंढेंगे जिससे हमारा ये समीकरण संतुष्ट होता है, वो मान समीकरण का हल कहलाते हैं। बात आई समझ में? समीकरण के हल का क्या मतलब है? समीकरण के हल का मतलब है कि हम x और y अर्थात चर के ऐसे मान ज्ञात करें जिससे हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए। वो समीकरण जो हमें दिया जाएगा उस समीकरण में रखने से समीकरण हमारा संतुष्ट हो जाए तो वो मान समीकरण के हल कहलाते हैं। वो मान अर्थात x और y के वे मान जिनको रखने पर हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाता है, वे मान समीकरण का हल कहलाते हैं। क्लियर बात हो गई? अच्छा, अब देखो आगे हमें समीकरण हल करना है तो हमने बताया कि हल कैसे कैसे करते हैं। बच्चों, हल करने की आपके यहाँ पर आपके सिलेबस में 4 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 4। कौन कौन सी विधि है? समीकरण के हल करने की 4 विधियां कौन कौन सी हैं? नंबर 1, इसको कहते हैं इसको कहते हैं पहले ग्राफीय विधि। पहली विधि है वो कौन सी है? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि से भी हम समीकरण हल करते हैं। ठीक है, दूसरी विधि कौन सी है? जिसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से भी हम समीकरण को हल करते हैं। तीसरी विधि है जिसको हम कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं? विलोपन विधि। तीसरी विधि है जिससे हम समीकरण हल कर लेते हैं, वो कौन सी विधि है? विलोपन विधि है। और जो चौथी विधि है उसको हम कहते हैं वज्र गुणन विधि। क्या कहते हैं? वज्र गुणन विधि कहते हैं। वज्र गुणन विधि से भी हम समीकरण को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 विधियां सीखनी है। कितनी विधियां सीखनी है? 4। बारी बारी से एक एक करके हम बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप चारों विधियां सिखाएंगे। बच्चों, पहली वाली जो ग्राफी विधि है उसमें आपको 3.1 एक्सरसाइज और 3.2 एक्सरसाइज में हमें यहाँ ग्राफी विधि से सवालों को हल करना है। हमारी पहली प्रश्नावली और जो दूसरी प्रश्नावली है वो ग्राफी विधि से हल करने वाली है। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरी प्रश्न, यहाँ पर 3.3 जो एक्सरसाइज दी गई है वो आपको प्रतिस्थापन विधि से दी गई है। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करिए। प्रश्न में लिखा मिलेगा कि भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, तब आपको केवल और केवल प्रतिस्थापन विधि से ही समीकरण को हल करना है। और यदि कुछ ना कहे, ये कह दे कि भाई समीकरण को हल करिए, तो आप अपने मन से इन विधियों में से कोई भी विधि यूज कर सकते हो अगर ऐसा कहता है। और यदि ये कहता है कि भाई विलोपन विधि से करिए, तो केवल विलोपन विधि से ही आपको हल करना है। विलोपन विधि कहां से, कौन सी एक्सरसाइज होगी? 3.4 एक्सरसाइज जो आपकी है आपके बुक में, वो आपकी विलोपन विधि की है। और इसके बाद वज्र गुणन विधि जो है वो आपकी 3.5 एक्सरसाइज है, वो आपकी वज्र गुणन विधि है। और इसके बाद में एक और एक्सरसाइज है 3.6 जो मिसलेनियस है, मतलब उसमें हर टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर इस वाली एक्सरसाइज में ग्राफी विधि के भी क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि के भी क्वेश्चन है, विलोपन विधि के हैं और वज्र गुणन विधि के, मतलब सब मिले जुले आपके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं यहाँ। तो ये 3.6 एक्सरसाइज है जो आपकी मिसलेनियस है, विविध प्रश्नावली जिसको कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पूरे ऑल ओवर चैप्टर में 6 आपकी एक्सरसाइज हैं। ठीक है,
एकदम बारी बारी से बिल्कुल जैसे जैसे नंबर आता चला जाएगा हम पूरी विधियां और पूरा सब प्रोसेस एकदम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करें। देखो बच्चों ध्यान से समझो कि जो ग्राफी विधि है इस विधि को थोड़ा सा आपने क्लास 9th में सीखा है। किसी भी समीकरण का एक समीकरण दिया जाता था उसका हमें ग्राफ खींचना क्लास 9th में सिखाया गया था। ठीक है, अगर भाई दबे आपने वहां नहीं सीखा है तो परेशान बिल्कुल ना हो, हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे आपको, बिल्कुल एकदम एक एक करके समझ में सारी बात आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कि ग्राफी विधि से हम किसी भी समीकरणों को कैसे हल करते हैं, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करेंगे उदाहरण से। ठीक है, पहले उदाहरण देखते हैं जो आपकी बुक का पहला उदाहरण है। तो बच्चों देखते हैं पहला उदाहरण यहाँ क्या है। यहां पर हमसे प्रश्न कहता है, पहले उदाहरण में देखो पहला उदाहरण क्या है बच्चों, यहां पर ये है, देखो लिखा है अनुच्छेद 3.1 में दिया गया वो एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर अनुच्छेद 3.1 में एक उदाहरण दिया गया उसकी बात कर रहा है। लिखा है अखिला मेले में रुपया 20 लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला खेल भी खेलना चाहती है। दो खेल हैं, एक चरखी की सवारी मतलब वो झूला होता है ना आसमानी वाला, वो खेल खेलना चाह रही है और एक हुपला खेल खेलना चाह रही है। हुपला खेल होता है जिसमें कुछ छल्ला फेंका जाता है और जिस आइटम पे वो रख जाता है वो आइटम आपका हो जाता है, ऐसा एक खेल होता है जिसको हुपला कहते हैं। अच्छा, इन दोनों स्थितियों को बीजगणितीय तथा ग्राफी रूपों में व्यक्त करना है। अब देखो हम आते हैं अनुच्छेद 3.1 में क्या उदाहरण दिया गया है उसकी बात करते हैं। देखो इसमें कहा है अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। ठीक है, कहा है वह एक चरखी की सवारी करना चाहती है और हुपला खेल खेलना चाहती है। बिल्कुल ठीक है। आगे हुपला खेल के बारे में लिखा है एक खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी किसी वस्तु पर एक बलय को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्णतः घेर ले तो वह वस्तु आपको मिल जाती है। ऐसा खेल होता है हुपला का। ठीक है, तो इस प्रकार से खेलना चाहती है। लिखा है जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपए और हुपला खेल खेलने के लिए उसे 4 रुपए खर्च करने पड़ते, मतलब उसने जब चरखी की सवारी की तो उसको 3 रुपए, एक बार चरखी की सवारी करने में 3 रुपए देने पड़ते हैं और हुपला खेल खेलने के लिए उसको एक बार खेलने में 4 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, कहता है तो आप कैसे ज्ञात करोगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने इसके लिए कुल रुपए 20 खर्च करे, मतलब घर से 20 रुपए लेके आई और उसने इस दोनों खेलों में खर्च कर लिए। ठीक है, तो ये अखिला ने कौन कौन से खेल खेले देखो ध्यान दें। यहां पर हम लिखते हैं उदाहरण नंबर है आपका ये पहला। ठीक है, क्या लिखा है अखिला, कोई लड़की है अखिला, वो मेला गई और मेले में उसने 2 प्रकार के खेल खेले। तो एक तो चरखी का खेल खेला। अखिला माना लिख दें, माना अखिला ने चरखी का खेल एक खेला है ना, या ये कहें कि चरखी की सवारी की X बार, माना अखिला ने चरखी की सवारी X बार की तथा हुपला खेल खेला, मान लेते हैं Y बार खेला है, तथा हुपला खेल Y बार खेला है। ठीक है, ऐसा प्रश्न हमसे कहता है कि कितनी बार उसने चरखी की सवारी की और कितनी बार उसने हुपला खेल खेला, उसके 20 रुपए खर्च हो गए। एक बार चरखी की सवारी करने पर उसको रुपए देने पड़ते हैं कितने, एक बार चरखी की सवारी को करने में 3 रुपए देने पड़ते हैं और हुपला खेल खेलने के लिए एक बार में 4 रुपए देने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, और 20 रुपए उसके खर्च हो गए। देखो बच्चों बिल्कुल एकदम आसान सा काम है, एक बार में 3 रुपए उसको चरखी की सवारी के लग रहे हैं। तो X बार उसने खेला है चरखी का खेल तो 3x रुपए हो जाएंगे। पूरी बात ध्यान से समझो, X बार उसने खेल खेला है चरखी का, एक बार खेलने में उसको रुपए कितने देने पड़ते हैं 3,
और x बार खेलने में 3x रुपए खर्च उसको हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार हुपला खेल खेलने में उसको 4 रुपए एक बार में देने पड़ते हैं। उसने 22 बार खेल खेला है तो 4 रुपया हुपला खेल खेलने में खर्च हो गए। और टोटल कितने हो गए, प्रश्न कहता है टोटल 20 रुपए खर्च हो गए। तो बच्चों ये देखो एक समीकरण बन गया। नई बात समझ में आई, एक बार फिर से समझो। हुपला खेल खेला और चरखी का खेल खेला। कोई लड़की है अखिला, वो बाजार गई या मार्केट गई या कहीं मेले में गई। प्रश्न कहता है मेले में गई, चलो कोई बात नहीं, मेले में गई और मेले में यहां पर 2 खेल उसने खेले। एक तो चरखी खेली उसने, तो चरखी पर एक बार बैठने का चार्ज है कितना, 3 रुपया। उसने x बार खेला तो भाई 3x हो जाएगा, 3x रुपए खर्च हो गए चरखी के खेल खेलने में। फिर हुपला खेल खेला, एक बार 4 रुपए लगते हैं। 22 बार खेला, 4 हो गए, 4 रुपया खर्च हो गए काय में, हुपला खेल खेलने में। और टोटल रुपया 20 खर्च हो गए। 20 रुपए घर से लेके गई थी, 20 खर्च हो गए। तो इसका मतलब 3x + 4y = 20। बोलो इतनी बात ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और यहां पर दी गई है, उसको भी ध्यान से समझो। देखो एक कंडीशन और दी गई है, वो क्या है, एक कंडीशन ऐसी दी गई है कि लिखा है कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उसकी आधी बार उसने चरखी का सवारी की। देखो हुपला खेल जितनी बार उसने खेला है उसका आधा, थोड़ा सा लिखने में हेर फेर है इसमें। यहां पर ऐसा होना चाहिए कि हुपला खेल जितना उसने खेला है उससे बराबर, मतलब हुपला खेल खेला बराबर कितना, चरखी की सवारी का आधा, ऐसा होना चाहिए। ठीक, चरखी की सवारी जितनी बार उसने की है उसकी आधी बार उसने हुपला खेल खेला है, ऐसा लिखा होना चाहिए। थोड़ा शब्दों में हेरा फेरी है। और ये आपका देखो दूसरा इक्वेशन हो गया। यहां दूसरी शर्त है ये आपकी, या ऐसा कह सकते हैं हमने उलट पुलट के लिख ली। ये पहली कंडीशन है और ये आपकी दूसरी है। पहली कंडीशन ये कहता है कि हुपला खेल खेला कितना, चरखी की सवारी की आधी टाइम। तो ऐसे मानो हुपला खेल कितनी बार खेला है, चरखी की सवारी की आधे टाइम खेला उसने। ठीक है, तो चरखी की सवारी x, तो x का आधा कर लिया। ये आपकी पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि चरखी उसने खेली 3 बार, चरखी खेली x बार, एक बार के 3 रुपए लगते हैं, 3 बार के 3x रुपए खर्च हो गए। इसी प्रकार हुपला खेल खेलने के एक बार के 4 रुपए हैं, 22 बार खेला, 4 रुपए खर्च हो गए। तो टोटल मिला के प्रश्न कहता है 20 रुपए खर्च हो गए। 3x रुपए खर्च हो गए चरखी की सवारी के लिए, 4 रुपया खर्च हो गए हुपला खेल खेलने के लिए। तो कुल मिला के 20 रुपए उसके खर्च हो गए। तो इस तरीके से देखो ये दोनों समीकरण यहां पर बने। इन दोनों समीकरणों को क्या कहोगे, बीजीय समीकरण ये बन गए। बीजगणितीय कह सकते हो, बीजगणितीय समीकरण। बीजगणितीय समीकरण हमसे ऐसा प्रश्न कहता था कि बीजगणितीय समीकरण हमें पहले बना के दिखाओ और फिर इसको हम ग्राफीय रूप में भी निरूपित करेंगे। पहला काम तो हमारा खत्म हो गया कि भाई इन दोनों समीकरणों को किस प्रकार से बनाना है, बीजगणितीय समीकरण में बनाना है। ठीक है, तो यहां पर हमने बीजगणितीय समीकरण बना लिए, बिल्कुल एकदम ठीक है। इसके बाद देखो यहां पर आप प्रश्न में क्या कहता है, बीजगणितीय समीकरण बनाने के बाद हमसे कहता है कि यहां पर इसको ग्राफी अर्थात ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त करिए। तो अब इनको ग्राफी अर्थात ज्यामितीय रूपों में भी व्यक्त करके दिखाना है। बच्चों ग्राफी रूप में कैसे करते हैं, बड़े आराम से समझो पूरी बात। इसमें पहला एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, या आपकी बुक में जो सॉल्व किया गया उसके हिसाब से पहला समीकरण इसको मान लिया है, दूसरा समीकरण इसको मान लिया। क्योंकि ये पहली शर्त है और ये दूसरी शर्त है, इसलिए इसको पहला माना, इसको दूसरा माना, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसकी हमें एक ग्राफ पेपर पर इस लाइन को ड्रॉ करना है। कभी भी आपका रैखिक समीकरण जब दिया जाता है तो रैखिक समीकरण की एक रेखा, सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसको भी आपको याद रखना है। जब रैखिक समीकरण होते हैं तो रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो एकदम सीधी रेखा होता है। ठीक है, तो हमें एक सीधी रेखा मिलेगी और कहां कहां से जाएगी उनको हमें केवल समझना है कि कहां कहां से जाएगी। पहले देखो हम इस वाली रेखा की बात करेंगे, ऊपर वाली रेखा को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। इसके लिए हमें बच्चों पता होना चाहिए कि किसी रेखा को जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ हमें केवल 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ज्यादा बिंदुओं से हमारा कोई लेना देना नहीं। जैसे हम कभी रेखा बनाते हैं तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो देखो ये रेखा बन जाएगी। 2 बिंदुओं को मिलाने से जो रचना बनती है बस उसी को तो रेखा कहते हैं।
इसको क्या कहोगे, रेखा कहोगे, या इसको ऐसे कहें रेखा खंड कहेंगे। बस रेखा की बात तो थोड़ी अलग है, रेखा की तो कोई लंबाई नहीं होती, अनंत लंबाई तक इधर अनंत लंबाई तक इधर जाती है, उसको रेखा कहेंगे। लेकिन ये रेखा खंड है, ठीक है। तो यहां भी इसका जब ग्राफ खींचते हैं तो एक रेखा खंड हमें मिलता है, ठीक है। और उसको अगर हम आगे पीछे बढ़ा दें तो उसको हम रेखा ही कहेंगे, ठीक है। तो कैसे यहां पर हम रेखा खींचते हैं, हमें इस रेखा के दो बिंदु निकालने हैं। पहले कैसे निकालोगे वो बिंदु, जरा ध्यान से समझें। यहां पर हम क्या करेंगे, पहली वाली रेखा जो दी है 3x + 4y और ये बराबर में 20, हम अपने हिसाब से इस रेखा में कोई दो बिंदु निकालेंगे, ढूंढेंगे कोई दो बिंदु, इस रेखा पर कोई दो बिंदु ढूंढेंगे। हम थोड़ी देर के लिए यहां पर x का मान कुछ अपने तरफ से मान लेते हैं, कुछ भी अपने तरफ से x का मान माने और वो x का मान यहां रखें तो हमें y का मान मिल जाएगा। फिर बदल के x का मान दूसरा रखें तो बदल के y का मान दूसरा मिल जाएगा। बस समझो x और y हमारे जो बिंदु होते हैं वो हमें मिल जाएंगे, यही तो हमें करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक टेबल बना लें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आएगा। और यही टेबल आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ी भी होगी, याद भी आ जाएगा कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा है। तो कोई यहाँ पर x लिख लें, यहाँ पर y लिख दें। और कोई हमने कहा दो बिंदुओं की जरूरत है, वैसे तो बिंदु तो हम बहुत बना सकते हैं, लेकिन हमें दो ही से हमारा काम चल जाएगा। केवल यहाँ पर दो बिंदु हमें ढूंढने पड़ेंगे और इन दोनों बिंदुओं को जो मिला दोगे तो ये रेखा हमारी बन जाएगी। अब देखो थोड़ी देर के लिए हम x का मान 0 रख रहे हैं, क्या लिख लें, हम यहाँ पर ऐसे मान ढूंढते हैं, x और y के ऐसे मान ढूंढते हैं जो हमारे ग्राफ पर प्लॉट हो सके, ग्राफ पर हम बना सकें, मतलब दशमलव के न रहें, बटे अटे वाले न रहें। पूर्णांक अगर आते हैं तो उनको बनाना आसान होता है, तो हम ऐसे बिंदुओं को ढूंढते हैं जो पूर्णांक x और y के मान पूर्णांक मिल जाए। तो यहां पर देखो x का मान अगर 0 लिख दें तो देखो ये हो जाएगा कितना, यहां समझो 3x का मान लिख दें 0 प्लस ये 4y का मान हम यहाँ ज्ञात कर लेंगे। देखो बिल्कुल एकदम अच्छे से, यहाँ ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 20। और इस प्रकार से y का मान कितना होगा, 20/4, 4 पंचे 20। देखो 5 बार कैंसिल होगा। x का मान हमने जब 0 लिखा है तब y का मान हमें कितना मिला है, 5 मिल गया। तो देखो बिंदु x, y लिखा जाता हमेशा एक बिंदु हमें 0,5 मिल जाएगा। देखो ये हमारा बिंदु हो जाएगा, x का मान 0, y का मान 5, ठीक है। इसी टाइप में एक दूसरा और बिंदु अब हम ढूंढ लेते हैं। अब की बार x का मान कुछ और बदल के रख देते हैं। थोड़ी देर के लिए हम x का मान 1 लिख दें। अगर 1 लिख देंगे तो ये 3 हो जाएगा। भाई 1 का 3 में गुणा, 3 एकम 3 ही तो होगा, 3 इधर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। 20 में से 3 घटाओगे 17 बचेगा, 4 का भाग करोगे, 17/4 बिंदु हमें बनाना थोड़ा मुश्किल का काम है, इसलिए x बराबर 1 आप ना लिखो। कोई प्रतिबंध तो है नहीं कि भाई हमें 1 ही लिखना है, ऐसा तो है नहीं। हम x के ऐसे सरलतम मान ढूंढें, x और y के ऐसे मान निकालें जिसको हम ग्राफ पर बना सकते हो, पूर्णांक निकले, मतलब ये है। अगर 2 लिख दें, ध्यान से समझो, अगर x का मान 2 लिख दें यहां पर तो 2 तिया कितना होता है, 6। देखो x बराबर 2 रखें तो हमें कितना मिलेगा, 3x का मान 2 लिखें प्लस 4y और बराबर में यहां लिख दें 20। 3 दूनी 6 इधर ले जाओ, 4y बराबर हो जाएगा 20 - 6, अर्थात 4y बराबर हो जाएगा कितना, देखो 12 बचेगा। कितना बचेगा, यहां पर 14 बचेगा, है ना। 20 में से 6 घटाओ, 14 बचेगा। देखो बात थोड़ी फिर गड़बड़ है, 14/4 करोगे तो 7/2, मतलब वो भी आपका पूर्णांक नहीं आएगा, y का मान पूर्णांक नहीं आएगा। तो इसका मतलब x बराबर 2 लिखना भी हमारे लिए लगभग बेकार ही है, हम ना लिखें, कोई समस्या वाली बात नहीं, x बराबर 2 ना लिखें। फिर क्या लिखें, देखो ध्यान दें, x का मान 2 ना लिख के हम अगर x का मान 4 लिख दें, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 इधर जाएगा तो कितना, 12। अब ठीक है, देखो यहां पर हम x का मान 4 रख देते हैं। ध्यान से समझो, x का मान कितना लिख दें, 4। यदि x का मान 4 लिख दें तो ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान 4 लिखो प्लस 4y और बराबर में 20। तो यहाँ देखो 4 तिया 12 इधर ले जाओ, तो ये हमारे पास 20 - 12 और 20 - 12 का मतलब कितना हो गया, 8। 20 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ 2 से भाग करो, सॉरी 4 से भाग कर दें तो यहाँ 8/4 मतलब ये 2 हमें मिल जाएगा। y का मान कितना मिल जाएगा, 2। तो ये बिंदु हमें 4, देखो 2 मिल गया। x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लिखते हैं।
4,2 ये बिंदु मिल गया। हमें 2 बिंदुओं की जरूरत थी, वो बिंदु हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब बड़े आराम से हम इन दोनों बिंदुओं को जो ग्राफ पर मिलाएंगे तो हमें एक सरल रेखा मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल इस वाली रेखा का हमने हिसाब किताब कर लिया कि इस वाली रेखा को हम कैसे खींचेंगे। इन दोनों बिंदुओं को बना देंगे और मिला देंगे रेखा। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी देख लेते हैं, फिर दोनों को एक साथ हम एक ग्राफ पर बनाएंगे। अब देखो ये तो बात हो गई पहली वाली रेखा की। दूसरी वाली रेखा के लिए आ जाओ। दूसरी रेखा क्या है, ये लिखी है y बराबर x/2। ये भी आपका रेखा का ही समीकरण है, एक रेखा मिलेगी। इसमें देखो अपनी तरफ से हमने बताया x y के मान कुछ हम यहां से ढूंढेंगे और ये हम 2 बिंदुओं को ढूंढ लेंगे। देखो कैसे ढूंढेंगे, ये x हो गया, यहाँ y हो गया। चलो थोड़ी देर के लिए यहां भी x का मान 0 रख दें। अगर x का मान 0 लिख दें तो 0/2 मतलब 0 हो जाएगा, y का मान भी 0 हो जाएगा। यहां पर x का मान 0 लिखें, 0/2 मतलब पूरा 0 हो जाएगा, y का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। अब थोड़ा बदल के लिख देते हैं, x का मान मान लो 2 लिख दें। कितना लिख दें, 2। x का मान यहां पर 2 लिख दें तो 2/2 हो जाएगा, मतलब y का मान 1 हो जाएगा। बोलो बात ठीक बन गई। तो अब हमें यहां भी देखो बिंदु मिल गया, x का मान 0, y का मान 0, 1 तो बिंदु ये मिल गया। x का मान 2, y का मान 1 तो 1 बिंदु देखो ये मिल गया। हमें इस रेखा के लिए भी देखो 2 बिंदु मिल गए। अब हम यहां पर एक इस वाली रेखा को खींचेंगे और इस वाली रेखा को भी हम खींच पाएंगे। देखो कैसे खींचेंगे। अब हम सीधा सीधा एक ग्राफ पेपर हमारा होता है, आपको बोर्ड परीक्षा में जब भी इस टाइप का प्रश्न मिलेगा तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। आप उनसे एग्जामिनर साहब, उनसे कक्ष निरीक्षक अपने से एक ग्राफ पेपर मांगेंगे कि भाई हमें ग्राफ पेपर की आवश्यकता है, तो आपको ग्राफ पेपर वहां प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ पेपर जब मिल जाए तो फिर अपने ग्राफ पेपर पर अच्छे से सजा के बहुत बढ़िया साफ सुथरा बनाते हैं, एकदम साफ सुथरा बनाएंगे। ठीक है, आप अपने घर पर पहले प्रैक्टिस कर लें अच्छे से। ठीक, बढ़िया से जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप परीक्षा में बहुत अच्छे से बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। देखो कैसे बनाते हैं। हमें एक ग्राफ पेपर जो मिलता है, उस ग्राफ पेपर पर हम पहले एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं। क्या करते हैं, क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं और फिर इसके बाद उसी पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं। जहां पर ये एक दूसरे को काट जाती है उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, उसको 0 लिख लेते हैं। ठीक है, इधर का ये हमारा होता है, इधर की साइड ये x अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, ऊपर की ओर y अक्ष की धनात्मक दिशा होती है, जबकि नीचे की ओर y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है। ठीक है, मूल बिंदु से इधर x अक्ष पर चलते हैं तो देखो 1 इकाई, यहाँ पर 2 इकाई, यहाँ पर 3 इकाई, यहाँ पर 4 इकाई, इधर 5। याद करो, सब कुछ ऐसा आपको क्लास 9th में बताया गया होगा। इधर की ओर जब आते हैं तो माइनस का होता है, देखो -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ -5। ठीक है, इस प्रकार इधर बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ ऐसा नहीं है कि -5 के बाद बढ़ना चालू खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं, बनाते रहें कोई, लेकिन बनाने का मतलब नहीं है क्यों बनाएं, हमें जिसकी जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा देखो y पर 5 इकाई चलना है, x पर ज्यादा से ज्यादा 4 इकाई चलना है, तो बस 4 इकाई x पर बनाना है, 5 इकाई y पर बनाना है अधिकतम, और ज्यादा बनाने की जरूरत हमें नहीं है। y पर कितना देखो, यहाँ पर ऊपर की ओर बनाएंगे 1 इकाई, यहाँ पर 2 लिख दें, यहाँ पर 3 लिख दें, यहाँ पर 4 लिख दें, यहाँ पर 5 लिख दें। ठीक है, नीचे की ओर देखो -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, यहाँ पर -5 और इस तरीके से। ठीक है, अब देखो पहले इन बिंदुओं को दर्शाएं। x का मान 0, y का मान 5। x का मान 0 का मतलब x पर इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, मूल बिंदु पर रहना है, x का मान तो 0 है। और y का मान कितना है, 5 इकाई जाना है। y का मतलब ये धनात्मक दिशा में 5 इकाई ऊपर की ओर जाना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 ये बिंदु हमें मिल रहा है, इसको क्या कहेंगे, 0,5 कहेंगे। कितना कहेंगे, 0,5। ठीक है, ये बिंदु हमें मिल गया। इसके बाद 4,2 बिंदु दर्शाना है। 4,2 का मतलब x पर 4 इकाई जाना है। देखो 1, 2, 3, 4 इकाई x पर जाना है, y पर 2 इकाई ऊपर की ओर जाना है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 2 ये है ना, 2 यहाँ पर हो गया। तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, 4,2 कहेंगे। x पर 4, y पर 2, x पर 4, y पर 2। तो ये बिंदु 4,2 हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम स्केल से स्ट्रेट लाइन, यहाँ सीधी रेखा खींचेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो हमें इस प्रकार से सीधी रेखा मिलेगी। देखो ये हमें इस तरीके से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। ठीक है,
बिल्कुल एकदम सीधी रेखा मिलेगी। जब आप स्केल से इसको मिलाओगे बिल्कुल एकदम सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, एक सीधी रेखा हमें मिल गई। इसके बाद अब देखो इन बिंदुओं को भी मिलाओ, x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 0 y बराबर 0 मतलब मूल बिंदु होता है। देखो ये हमारा x बराबर 0 y बराबर 0 है। x का मान 2 इकाई, y का मान 1 इकाई जाना है। x का मान 2 इकाई, देखो 1 और 1 2, 2 हमारा ये है, और ऊपर की ओर 1 इकाई जाना है। ये बिंदु हमारा है 1। ठीक है, ये 2 और ये 1, तो इसको लिखेंगे 2,1। ये बिंदु हम क्या लिखेंगे? 2,1 लिखेंगे। तो ये बिंदु हमारा मूल बिंदु है जिसको हम कहेंगे 0,0, और ये बिंदु 2,1 है। इन दोनों बिंदुओं को मिला दें, इन दोनों बिंदुओं को मिला दें। तो मिलाने से देखो हमें यहां से मिलाने से क्या मिलेगा? ये मिलाने से हमें एक रेखा मिलेगा। देखो इस तरीके से, ऐसा मिलाएं ऐसा मिलाएं, बिल्कुल एकदम सीधा ये इस तरीके से रेखा जाएगा। देखो ठीक है, ये 4,2 से होता हुआ जा रहा है, तो कोई समस्या नहीं है। 4,2 से होता हुआ इस प्रकार से जाएगा। देखो ठीक है, इस प्रकार ऐसा आपको खींचना है। ठीक, ये रेखा हमारा मूल बिंदु से होता हुआ जा रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, यहां पर हमने डॉट डॉट करके मिलाया, लेकिन आप बिल्कुल एकदम डार्क से मिला दें, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक सीधा रेखा जा रहा है। ये कौन सा रेखा है? देखो y बराबर x/2। ये कौन सी रेखा का ग्राफ है? y बराबर x/2 वाली रेखा का ग्राफ है। और ये वाला देखो है 3x + 4y बराबर 20। ये है 3x + 4y और बराबर में 20। समझो पूरी बात। ठीक है, तो आपने ये देखा कि यहां पर जो पहली रेखा है वो ये वाली है, दूसरी रेखा ये है। अब आगे आपको ये भी सीखना है कि ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वो बिंदु वास्तव में इन समीकरणों का हल होता है। यहां पर किस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद हो रही हैं? 4,2 पर प्रतिच्छेद हो रही हैं, इसलिए बिंदु 4,2 इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु है, मतलब हल है। आपको लिखना है x का मान यहां पर है 4 और y का मान कितना है? 2। x का मान 4 का क्या मतलब है? x का मतलब यह है कि जो अखिला चरखी का खेल खेलती है वो 4 बार खेलती है। कितनी बार खेलती है? 4 बार। और होपला खेल खेलती है वो कितनी बार खेलती है? 2 बार खेलती है। चरखी खेलती है 4 बार, होपला उससे आधा। ठीक है ना, ये आधा लिखा ना। होपला कितनी बार खेलती है? चरखी जितनी बार खेलती है उसकी आधी टाइम खेलती है। मतलब ये देखो 4 का आधा 2 हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से ये प्रश्न हमारा है। ठीक है, तो पहले हमें जो प्रश्न का जो इबारत दी जा रही है, ठीक है, जो हमें वर्ड प्रॉब्लम वाले ये प्रश्न होते हैं, तो हमें अच्छी तरीके से पहले रीड करना होता है। पहले बहुत अच्छे से पढ़ो उनको, फिर हमें समझ में आएगा कि हमें क्या क्या दिया गया है और क्या क्या हमें करना है। यहां पर प्रश्न कहता था कि भाई अखिला बाजार गई या मेला गई, चलो जाने दो कोई बात नहीं। उसने फिर कहा कि उसने चरखी का खेल खेला, होपला खेला, बिल्कुल ठीक है, 2 खेल खेले। घर से रुपए 20 लेके गई, उसने खर्च कर लिए, वो भी ठीक है। होपला खेल खेला उसने कितनी बार? चरखी जितनी बार खेली उसकी आधी बार। होपला खेल खेला बराबर चरखी के आधे बार। चरखी मान लो हमने खेला, उसने लिख दिया x बार। होपला खेल खेला मान लिया y बार खेला। तो y बार की जो होपला खेला वो कितनी बार है? चरखी के आधे टाइम खेला उसने, तो चरखी है x/2 हो जाएगा। एक तो आपका ये शर्त हो गई पहली वाली। दूसरी वाली शर्त ये है कि जो चरखी का खेल खेल रही है उसका एक बार में 3 रुपए लगता है, तो भाई x बार उसने खेला 3x रुपए लगेंगे। इसी प्रकार होपला खेल खेल रही है, उसका एक बार खेलने का 4 रुपए लग रहा है, y बार खेला 4y रुपया हो गया, तो 3x रुपए खर्च कर दिए सवारी, चरखी की सवारी के लिए। होपला खेल के लिए 4y रुपया खर्च कर दिए, टोटल रुपया 20 खर्च हो गए। प्रश्न कहता है 20 रुपए घर से लेके ये गई है कोई अखिला, तो 20 के 20 रुपए उसने खर्च कर दिए दोनों खेलों को खेलने में। ठीक है, तो ये बराबर 20 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ 2 इक्वेशन देखो बन गई। इन दोनों इक्वेशनों को प्रश्न में कहा गया था कि बीजीय समीकरण बनाओ। देखो ये तो बीजीय समीकरण बन गए। और फिर इसके बाद उसने कहा है कि इन दोनों बीजीय समीकरणों को क्या करना है? यहाँ पर ग्राफ पेपर पर दिखाना है। तो बड़े आराम से यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर पहली वाली जो ये वाली रेखा है नंबर 1 वाली आपकी समीकरण है, इसका अगर ग्राफ खींचना है तो अपने मन से थोड़ा सोचना विचारना पड़ेगा कि हम x के ऐसे मान ढूंढें जो पूर्णांक में आ जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दशमलव में आएंगे तो बनाने में थोड़ी असुविधा हो जाएगी, गलत नहीं होगा। वहां दशमलव वाले या बटे वाले जो पॉइंट हैं उनको भी आप बनाएं
तो गलती नहीं होगी, लेकिन यहाँ हमें बनाने में असुविधा होगी, इसलिए हम ऐसे मानों को ढूंढेंगे जो पूर्णांक हों, उन मानों को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हमने x का मान 0 जब लिख दिया तो यहाँ से y का मान हमें 5 मिल गया, और x का मान जब 4 रख देते हैं तो y का मान हमें 2 मिल जाता है। तो इस प्रकार हमें 2 बिंदु इस वाली समीकरण को ग्राफ पर बनाने के लिए हमें 2 बिंदु मिल गए। इसी प्रकार इस वाली रेखा को बनाने के लिए भी, इस वाले समीकरण को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए भी हमें 2 बिंदु चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हमने x का मान 0 लिख दिया तो y का मान 0 मिल गया, तो एक बिंदु हो गया 0,0। फिर इसके बाद x का मान हमने 2 लिख दिया तो 2/2 करोगे तो y का मान 1 मिल जाएगा, तो ये बिंदु 2,1 हमें मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 बिंदु मिल गए इस रेखा को ग्राफ खींचने के लिए, और इस वाले समीकरण को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए भी हमें 2 बिंदु मिल गए। अब इन दोनों बिंदुओं को देखो हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया, x बराबर 0 y बराबर 5 यहाँ पर होगा, x का मान 4 y का मान 2, x का मान 4 y का मान 2 देखो यहाँ पर होगा, इसको दोनों को मिला दिया, एक रेखा ये बन गई 3x + 4y बराबर 20 की। और इसी प्रकार x बराबर 0 y बराबर 0 मूल बिंदु पर है, x का मान 2 y का मान देखो x बराबर 2 y बराबर 1, यहाँ पर हम ये बिंदु लिख दिया, और यहाँ मूल बिंदु और इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा हमने खींच दी जो कि इस बिंदु को, इस वाली रेखा को कहां से प्रतिच्छेद कर रही है, 4,2 से प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब यहां पर ये वाली रेखा और ये वाली रेखा जहां पर भी प्रतिच्छेद करती है वो प्रतिच्छेद बिंदु ही समीकरणों का हल होता है। अर्थात जो x और y के मान है वो x का मान है 4 और y का मान कितना है 2 है। x का मतलब क्या था, x का मतलब ये था कि जो चरखी की सवारी उसने की वो x बार की, मतलब 4 बार की, और हुपला खेल उसने खेला y बार, मतलब 2 बार खेला। ठीक है, हुपला खेल कितनी बार खेला है, चरखी की सवारी के आधे बार खेला है। चरखी की सवारी 4 बार तो हुपला खेल 2 बार खेला है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई पूरी प्रोसेस। ये आपका उदाहरण नंबर 1 था, थोड़ा हमने ज्यादा ही समझा दिया, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, आपको परीक्षा में आप बड़े आराम से करोगे, थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, एकदम आराम से करोगे। एक बार जब प्रैक्टिस बढ़ेगी तो आप बड़े आराम से कर सकते हो। यदि आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से फिर इन इक्वेशनों को बनाने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जब इक्वेशन बना लेंगे तो हमने बताया कि बस इनको ग्राफ पर प्लॉट करने का बस सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि हमें अपने मन से x और y के ऐसे मानों को चुनना है जो हम यहाँ आसानी से इनको बना सके। ठीक है, ऐसे x और y के मान, क्योंकि ये x और y के मान ही तो बिंदु होते हैं। बस इन बिंदुओं को बनाने के लिए यहाँ पर अगर पूर्णांक बिंदु आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि पूर्णांक बिंदु आता है तो बहुत अच्छी, किसी किसी प्रश्न में ऐसा हो सकता है कि पूर्णांक ना आए, तो कोई इसमें भी समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, कोई पूर्णांक नहीं आता है तो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे 2.5 आया, भाई हमें यहाँ पर 2.5 बनाना है, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में कहीं दूरी 2.5 होगी, वो कितनी होगी, 2 और 3 के बीच बिल्कुल ठीक दूरी होगी। तो 2.5 जैसा कोई बिंदु है, 3.5 जैसा कोई बिंदु, उसको तो हम बना सकते हैं। लेकिन अगर 3/4 आ जाए तो मेरे ख्याल से 3/4 को बनाने में असुविधा हो सकती है। तो याद ऐसे बिंदुओं को हमें बनाना है, या ये कहें ऐसे बिंदुओं को खोजना है कि जो बिंदु हम यहाँ पर ग्राफ पर बना सकें, दर्शा सकें। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हो गया आपका पहला उदाहरण। ठीक है, उम्मीद है कि सब कुछ एकदम बढ़िया सा समझ में आया होगा। किसी प्रकार की बच्चों कोई समस्या है तो कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर जाएं या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछें। ठीक है, देखते हैं उदाहरण नंबर दूसरा क्या है। दूसरा उदाहरण भी कुछ इसी प्रकार का है। यहां पर लिखा है रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ उसने खरीद ली। रोमिला स्टेशनरी की दुकान पर जाती है और 9 रुपए लेकर जाती है। 9 रुपए में उसको क्या क्या मिला, 2 पेंसिल खरीदे, 3 रबड़ खरीद ली। बहुत अच्छी बात है। उसकी सहेली सोनाली है, उसने देखा कि रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल देखी, उसने वो देखा कि भाई ये तो अच्छी सी पेंसिल ले आई, अच्छी सी रबड़ ले आई। उसने कहा हम भी जाते हैं। उसने क्या किया, उसने 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद ली। उसकी सहेली ने, जो रोमिला सहेली है उसकी, उसने सोनाली सहेली है, तो सोनाली ने क्या किया कि 18 रुपए में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीद ली। बिल्कुल ठीक है। इस स्थिति को भी बिल्कुल इसी प्रकार से कहा है कि बीजगणितीय तथा ग्राफी अर्थात ज्यामितीय रूपों में इसको भी व्यक्त करना है। देखो यहां पर इसको रफ कर लें, और ये तो देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, एकदम आसान। क्या हुआ, पहली एक जो लड़की है
उसका नाम यहां दिया गया है रोमिला। उदाहरण नंबर है दूसरा। देखो रोमिला ने क्या किया, रोमिला कोई लड़की है और उसने क्या किया कि पेंसिल खरीदी और उसने रबड़ खरीदी। ठीक है, कितनी पेंसिल, 2 पेंसिल खरीदी। कितनी खरीदी, 2 पेंसिल। ठीक है, 2 पेंसिल उसने खरीदी और प्लस 4 रबड़। ठीक है, 4 नहीं 3 रबड़। 3 रबड़ कितने की खरीद ली, ये उसने खरीदी है टोटल 9 रुपए में। 9 रुपए में उसने खरीदी। ठीक है, और इसके बाद में रोमिला की एक सहेली है, उसने भी, रोमिला की सहेली कौन सी है, सोनाली है ना, सोनाली है। और इस सोनाली ने क्या किया, इसने भी स्टेशनरी की दुकान पर गई और उसने 4 पेंसिल खरीद ली। कितनी पेंसिल खरीदी, 4 पेंसिल। और रबड़ उसने 6 खरीद ली। रबड़ कितनी खरीदी है, रबड़ उसने जो है 6 खरीद ली। ठीक है, रबड़ 6 खरीदी और रुपया उसने 18 दिए। कितने दिए, 18। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इन दोनों को हमें क्या करना है, पहले तो ज्यामितीय समीकरण बनाना है और फिर इसके बाद ग्राफ पेपर पर बनाना है। बिल्कुल देखो आसान सी बात है बच्चों। यहां पर हम ये मान लेते हैं कि जो पेंसिल मिल रही है वो एक पेंसिल X रुपए की मिल रही है, रबड़ एक मिल रही है Y रुपए की मिल रही है। ध्यान से समझो, हम ये मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल, मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है, X रुपए है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य X रुपए है और एक रबड़ खरीदी है, तो एक रबड़ खरीदने का उसका मूल्य है बराबर कितना, 22 रुपया है। ठीक है, अब यहां पर पेंसिल उसने खरीदी 2, एक पेंसिल X रुपए की है, 2 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, ध्यान से समझो। पहली वाली जो शर्त है उसको यहां लिख रहे हैं, एक पेंसिल X रुपए की है तो 2 पेंसिल 2X रुपए की हो जाएंगी। इसी प्रकार देखो ध्यान दें, यहां पर एक रबड़ खरीदी तो एक रबड़ कितने की है, 22 रुपए की है। 3 रबड़ कितने की हो जाएंगी, 3 22 रुपए की हो जाएंगी। तो यहां पर 2 पेंसिल खरीदी, 3 रबड़ खरीदी, दोनों के लिए कुल कितना रुपया दिया, बराबर 9 रुपए दिया। देखो एक समीकरण तो ये हो गया। इतनी बात ठीक है। फिर से समझो, एक पेंसिल X रुपए की है, 2 पेंसिल 2X रुपए की तो पेंसिल हो गई। इसी प्रकार एक रबड़ 22 रुपए की है, 3 रबड़ खरीदी, 3 22 रुपए की हो गई। तो 2X ये हो गया पेंसिल का मूल्य, 3 22 ये हो गया रबड़ का मूल्य। टोटल मूल्य कितना दिया उसने, 9 रुपए। टोटल 9 रुपए हो गए। बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार देखो हम दूसरी शर्त की बात करें, यहां देखो, अब कोई सोनाली है, वो सोनाली गई दुकान पे, उसने कहा हम भी खरीदेंगे। तो कौन सा काम है भाई, दोस्तों में तो होड़ होती है ना। तो उसने कहा कि भाई हम, इसने 2 पेंसिल खरीदी, हम 4 खरीद लेंगे। तो यहां पर उसने 4 पेंसिल खरीद ली। एक पेंसिल है, क्योंकि उसी प्रकार की पेंसिल है जो उसने खरीदी, उसी प्रकार की उसने पेंसिल खरीदी, तो इसका मतलब अगर इसकी पेंसिल X रुपए में मिली तो इसकी भी तो X ही में मिलेगी। तो एक पेंसिल X रुपए की, तो 4 पेंसिल कितने की हो जाएंगी, 4X रुपए की हो जाएंगी। और यहां पर उसने 6 रबड़ खरीद ली। एक रबड़ है 22 रुपए की, 6 रबड़ कितने की होंगी, 6 22 की होंगी। तो टोटल उसने जो रुपया दिया वो कितना दिया, 18 रुपए दिया। देखो ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो बच्चों यहां पर 2 समीकरण हमें देखो यहां पर मिल गए सीधे सीधे, जिनको क्या कहेंगे हम, बीज गणितीय समीकरण कहेंगे। प्रश्न कहता है बीज गणितीय समीकरण बनाइए और फिर इसको हमें ज्यामितीय इसका निरूपण करना है। ज्यामितीय निरूपण भी करेंगे। पहले आप ये समझो कि ये दोनों समीकरण समझ में आए कि नहीं, यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। प्रश्न जो कहता है बस उसी के अनुरूप आपको करना है, बिल्कुल एकदम उसी के अनुरूप। आपको अच्छे से पहले प्रश्न को रीड करना है। बस रीड करना अगर आता है आपको तो समझो फिर बड़े आराम से इक्वेशन बना सकते हैं, बहुत आराम से। ठीक है, और उनको हम ग्राफ पर भी दर्शा सकते हैं। एक बार फिर से समझो, रोमिला स्टेशनरी की दुकान पर जाती है और उसने 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी 9 रुपए की। और इसी प्रकार सोनाली उसकी सहेली है, वो भी स्टेशनरी की दुकान पर जाती है, तो उसी प्रकार की उसने 4 पेंसिल खरीदी, 6 रबड़ खरीदी और रुपया उसने 18 दे दिया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इससे इन्होंने दूना देखो खरीदा है। पेंसिल 2 खरीदी, इसने 4 खरीद ली। रबड़ इसने 3 खरीदी, इसने 6 खरीद ली। तो भाई जो इसने दूना खरीदा है तो रुपया भी तो दूना ही दिया। देखो 9 दूनी 18, 18 रुपए दिए। ठीक है कि नहीं। हमने ये मान लिया कि पेंसिल X रुपए की उसने लिए है और रबड़ 22 रुपए की लिए। एक पेंसिल X रुपए की, 2 पेंसिल 2X की हो जाएंगी,
3 रबड़ 3 बाई की हो जाएंगी, टोटल रुपया 9 दिया है, सिंपल सी बात है। और बिल्कुल इसी प्रकार एक पेंसिल x रुपए की, 4 पेंसिल 4x की हो जाएंगी, एक रबड़ 22 रुपए की, 6 रबड़ 6 22 रुपए की हो जाएंगी और टोटल मूल्य उसका 18 है। बस देखो 2 समीकरण बन गए। ये हमारे बन गए बीजगणितीय समीकरण। ये क्या बन गए? बीजीय समीकरण कहें या बीजगणितीय समीकरण कहें, एक ही बात, ठीक है। बीजीय समीकरण तो देखो ये बन गए। अब हमें क्या करना है? इनको ग्राफ पर दिखाना है। क्या करना है? ग्राफ पर दिखाना है। एक देखो यहां से ऐसा समझो कि ये दोनों समीकरण जो दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों समीकरण संपाती हैं। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, यहां पर ये भी आपकी एक रेखा खींचेगी, इसकी भी रेखा खींचेगी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से ऊपर जाती होंगी। संपाती रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जब गुजरती है तब इन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं? संपाती। क्योंकि इनमें देखो x का गुणांक और यहाँ x के गुणांक, y के गुणांक, y का गुणांक, अचर पद से अचर पद का जो गुणांक है या ये कहें जो अनुपात है, गुणांकों का अनुपात है, वो समान आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो x का गुणांक है 2, यहाँ x का गुणांक है 4। तो अगर अनुपात निकालें तो कितना होगा? 1/2 होगा कि नहीं होगा? यहाँ y का गुणांक 3 है और यहाँ y का गुणांक 6 है, तो अगर हम यहाँ अनुपात निकालें कितना होगा? 1/2 होगा कि नहीं? यहाँ अचर पद है 9 और यहाँ पर अचर पद है 18, तो अनुपात निकालें तो कितना होगा? 1/2 होगा कि नहीं? तो यहाँ पर जो x का अनुपात, x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात समान समान आ रहा है। इसलिए ये दोनों आपके रेखीय समीकरण जो दिखाई दे रहे हैं, जो रेखाओं के समीकरण, ऐसे समझो जो आपके एक चर का दो चर के आपके रैखिक समीकरण होते हैं, वो क्या होते हैं? रेखाओं के ही समीकरण होते हैं, समझो रेखाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये दोनों समीकरण जो हैं, जो रेखाओं को व्यक्त कर रहे हैं, वो दोनों रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं, एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा जाती है, ठीक है। समझो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले पहली वाली रेखा को देखो, रेखा नंबर 1 को देखो। ये क्या है? ये आपकी है 2x और प्लस में लिखा है 3y बराबर में इधर है 8, ठीक है। इसके लिए हमने बताया कि आपको एक यहां पर टेबल बना लेनी है। क्या करना है? टेबल बनानी है और हमें इसकी टेबल में यहां पर x और y के मान अपने मन से ढूंढ के लिखना है, ठीक है। क्या करते हैं? देखो जैसे हम x का मान 0 लिख दें, अपने मन से x का मान 0 लिख दें, तो अगर हम यहां 0 लिख देंगे तो देखो ये तो हो जाएगा 2 × 0 प्लस 3y और बराबर में ये हो जाएगा 18। देखो ये तो शून्य हो जाएगा। अब 3y बराबर 18, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 18/3 होगा, 3 × 18 6 हो गया। देखो कितना हो जाएगा? y का मान 6 हो जाएगा। ध्यान से समझिए इतनी बात, कोई समस्या नहीं। अगर हम x का मान 0 लिखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 6। थोड़ा गलती हो रही, 9 है ना, ये 9 है भाई, ठीक है। कितना है ये? 9। तो यहां पर आपको लिखना है 9/3, ठीक है। 9/3 मतलब 3, ये लिखना है, ठीक है। इस तरीके से पूरी बात ठीक है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर में 9 है और यहां से हमने x का मान रख दिया 0, तो x का मान 0 लिखोगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। 2 × 0 प्लस 3y और बराबर में 9, ये हो गया 0। तो y का मान कितना होगा? 3 का यहां भाग हो जाएगा, 3 × 9, 3 बार कट गया, तो y का मान कितना निकला? 3 निकला। x का मान 0, y का मान 3। इसके बाद x का मान देखो अब बदल के यहां पर कुछ ऐसा रखो, यहां पर दूसरा मान कुछ बदल के रख देते हैं। तो भाई अगर हम x का मान कुछ दूसरा और बदल के रख दें, क्या लिख दें? समझो अगर ऐसा कुछ मान मिल जाए कि भाई यहां पर कुछ पूरी संख्या मिल जाए, पूर्णांक मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। और यदि पूर्णांक नहीं भी मिलता है तो देखो कैसे करेंगे। चलो हम ऐसा करते हैं कि यहां पर y को अब 0 लिख लेते हैं। अगर y को 0 लिख दें, भाई x का मान लिखो तो y का मान मिल जाएगा, y का मान लिखोगे तो x का मान मिल जाएगा। हमें केवल 2 बिंदु ढूंढने हैं, वो हमने देखो एक बिंदु तो यहां ढूंढ लिया। ये कौन सा बिंदु है? 0,3। अब हम दूसरा बिंदु ढूंढेंगे तो y का मान हमने 0 लिख लिया। अगर y का मान 0 लिखें, ये पूरा 0 हो जाएगा। देखो कैसे? 2x प्लस 3 और y को क्या लिख दें? 0 और बराबर में 9, तो ये 0 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना होगा? 9 और x बराबर हो जाएगा 9/2। 9/2 का मतलब 4.5, 4.5। तो 4.5 को तो हम ग्राफ पर बना सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। 4.5 को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 2 बिंदु मिल गए। देखो x का मान 4.5 और y का मान 0 मिला।
याद रखें पहले आपको x लिखना है, ये x पहले और y को बाद में लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहली वाली रेखा के यहां पर दो बिंदु ढूंढ लिए, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये पहली वाली रेखा हमारी बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो दूसरी वाली रेखा के लिए भी हमें इसी प्रकार एक टेबल बनानी है। दूसरी रेखा हमारी ये है 4x प्लस 6y और बराबर में 18। ये समीकरण को ड्रागर करेंगे। इस समीकरण को अगर हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो यहां भी एक सरल रेखा प्राप्त होगी, और ये सरल रेखा प्राप्त करने के लिए भी हमें दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। तो यहां कैसे करना है देखो, समझो ध्यान से। इसमें भी अब x और y के मान ढूंढना है, इसमें भी x और y के मान ढूंढना है। हालांकि ये दोनों रेखाएं हमने बताया संपाती हैं, एक दूसरे के ऊपर से ही जाएंगी। ठीक है, तो यहां देखो हम इसी प्रकार बिल्कुल टेबल बना लेते हैं। x का मान, यहां y का मान। अब देखो x और y के मान फिर से रख दें। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए x का कुछ और मान लिख लें, x का कुछ और मान लिख लें। जैसे x का मान, चलो इसमें भी 0 लिख दें, x का मान 0 लिख दें, और x का मान 0 लिख देंगे तो ये पूरा हो जाएगा 0। देखो 4 गुणे 0 प्लस 6y बराबर में 18 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो 6 का इधर भाग करोगे, y बराबर 18 बटे में 6 और 6 तिया 18, तो यहां से देखो 3 मिलेगा। ठीक है, एक और बिंदु ढूंढो। अब एक और बिंदु देखो ढूंढो, तो ये हमने बिंदु 0,3 ढूंढ लिया। ये हमें कितना मिल गया, 0,3। इसके बाद एक और ढूंढो, x का मान कुछ ऐसा लिख दो जो पूर्णांक कुछ आ जाए। भाई ढूंढ लो थोड़ा सा दिमाग लगा के। x का मान क्या लिख दें, इधर जाएगा तो 8 10 नहीं बनेगा, हाँ 2 लिखने से नहीं बन रहा है, तो क्या लिख दें, 3 चौको 12। अब देखो अगर हम यहां से 12 लिख दें, 6/6 बिल्कुल ठीक है। यहां पर देखो x का मान 3 लिख दें, क्या लिख दें, 3। समझना है ध्यान से, x का मान 3 लिख दें। देखो 4 गुणा x का मान लिखेंगे 3 प्लस में लिखें 6y और बराबर इधर लिख दें 18। अब देखो 4 का 3 में गुणा, 4 या 12, इधर जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। 6y बराबर 18 माइनस 12 होगा। तो यहां से देखो 6y बराबर कितना मिलेगा, यहां से 18 में से 12 घटाओगे 6 मिलेगा। और y बराबर कैसे निकालोगे, y बराबर हो जाएगा 6/6 मतलब 1 हो जाएगा। तो जब x का मान 3 लिखा तो y का मान कितना मिला, हमें 1 मिल गया। ठीक है, बात एकदम ठीक है। अब हमें देखो दोनों, यहां पर भी दोनों बिंदु मिल गए, x का मान 3 y का मान 1, यहां पर भी हमने दोनों बिंदु ढूंढ लिए। अब इन दोनों इस रेखा को बनाना है, मतलब इस वाली जो समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 9, इसका हमें ग्राफ खींचना है। और फिर इस वाली समीकरण का भी ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ खींचोगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे, इसका ग्राफ खींच जाएगा। और इस समीकरण का ग्राफ खींचोगे तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से इसका भी ग्राफ खींच जाएगा। ठीक है, एक दूसरे से ऊपर जाती हुई रेखा होंगी। देखो आपको क्या करना है, आप एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचो और ये आपको एक क्षैतिज रेखा खींचनी है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है, ये होता है ऊपर की ओर y की धनात्मक दिशा और इधर होता है x की धनात्मक दिशा। ठीक है, ये x की ऋणात्मक और नीचे की ओर y की ऋणात्मक दिशा होती है। इसको कहते हैं मूल बिंदु। यहां देखो ये 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर भी इसी प्रकार +1 +2 +3 +4 और +5 इस तरीके से। चूंकि यहां पर देखो कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं, ना x की वैल्यू नेगेटिव है ना y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब इधर तो कोई बिंदु मिलेगा नहीं, ना x की ऋणात्मक दिशा में मिलेगा ना y की ऋणात्मक दिशा में मिलेगा। तो अब हमें क्या करना है, इस 0,3 या 4.5,0 को यहां पर पहले दिखाना है। इसको पहले दिखाओ, 0,3 x पर नहीं जाना है। 0 का मतलब क्या है, x पर नहीं जाना है। y पर 3 इकाई चलना है, तो ऊपर की ओर 3 इकाई चलोगे। देखो इधर x पर जाना नहीं है, इधर x पर जाना नहीं है, मूल बिंदु पर डटना है, बस y को ऊपर की ओर जाना है 3 इकाई। तो यहां 0,3 ये बिंदु हो जाएगा, x 0 y 3। यहां पर देखो x पर जाना है 4.5, 4.5, इधर जाना है 4.5। तो 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, और 4 के बाद आधा और आगे चलो, 4.5 यहां होगा, 4.5। और ऊपर जाना नहीं है क्योंकि y का मान देखो 0 है, तो ये बिंदु आपको 4.5 मिलेगा। इसी को हम कहेंगे 4.5,0। ये बिंदु आपका कितना होगा, 4.5,0।
अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें तो आपको यहां पर एक सीधी रेखा देखो इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, ये हमें इस तरीके से एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, ये रेखा जो मिली है वो रेखा कौन से समीकरण की है? 2x + 3y = 9। ये है आपकी 2x + 3y बराबर में कितना है? 9। ये हमारी एक रेखा है जो 2x + 3y = 9 की है। इसके बाद देखो हमें इसको भी बनाना है। x का मान 0, y का मान 3 लेना है। x पर नहीं जाना है, y पर 3 इकाई जाना है, तो यही बिंदु है देखो 0,3। और फिर इसके बाद 3,1 लिखा है, तो x पर 3 इकाई, y पर ऊपर की ओर 1 इकाई जाना है, तो ये बिंदु आपको मिलेगा 3,1। देखो इसी बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु को, ये इन दोनों को जब मिलाओगे तो जो ऊपर वाली रेखा और ये नीचे वाली दोनों एक ही रेखा है कि नहीं है? हमने बताया कि संपाती रेखाएं हैं, इसलिए इस रेखा को और इस रेखा को दोनों को आप ध्यान से देखो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से जा रही होंगी। एक बिंदु है देखो 0,3 और 3,1, ये दोनों को मिलाओगे तो एक रेखा ये है, ये वाली, और एक ये पहले वाली रेखा जो दिखाई दे रही है बड़ी बनाई है, ये पहली वाली रेखा है। तो ये रेखा और ये रेखा, दोनों रेखाएं कैसी हैं? संपाती रेखा हैं, एक दूसरे से ऊपर से होती हुई जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हमें क्या करना है? ज्यामिति निरूपण। क्या करना है? ज्यामिति निरूपण, जो हमने यहां पर करके दिखाया। बाकी आगे अब आपको हल सल तो लिखना नहीं है, बस केवल आपको ये दिखाना है कि यहां पर ग्राफ पर इन दोनों समीकरणों को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ पर इसको प्रदर्शित करके दिखा देना। ठीक है, इतना काम है। ये आपका उदाहरण नंबर 2 है। ठीक है, इसके बाद देखो उदाहरण नंबर 3 की बात करो। यहां पर तीसरा और एक उदाहरण है, उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए उदाहरण नंबर और इसका है, एक तीसरा उदाहरण है। यहां पर ग्राफ केवल बनाना है और समीकरण दिए गए हैं। देखा है, इसमें लिखा है 2 रेलगाड़ियां, रेल पटरियां समीकरणों x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इन स्थितियों को बीजीय मतलब ज्यामिति रूप में व्यक्त करना है। ज्यामिति मतलब ग्राफ के रूप में इसको व्यक्त करके दिखाना है। ठीक है, देखो किस प्रकार से करना है। देखिए यहां पर तीसरा उदाहरण है जो, उसमें हमसे कहा गया है कि 2 समीकरण है। एक तो समीकरण यहां पर दिया गया है x + 2y और माइनस का है 4 बराबर में 0। एक तो आपका ये समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण यहां पर है 2x और प्लस में आगे है 4y और माइनस का है 12 बराबर में 0। ये आपका एक दूसरा समीकरण दिया गया है। इन दोनों समीकरणों द्वारा क्या करना है? दोनों समीकरणों को क्या करना है? ज्यामिति रूप में व्यक्त करना है। ज्यामिति रूप में व्यक्त करना है। बाकी यहां पर समीकरण तो बने हुए हैं, केवल और केवल ज्यामिति रूप में व्यक्त करना है। देखो ध्यान से समझो, हम पहले समीकरण की पहले बात कर लेते हैं। ये आपका पहला समीकरण है। इसमें लिखा है x + 2y - 4 = 0। अब यहां पर देखो, हमें इसको अगर ज्यामिति निरूपण करना है तो निश्चित रूप से हमें x और y के मान ढूंढने पड़ेंगे। क्या करना है? x और y के मान ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पर देखो कैसे ढूंढोगे, ध्यान से समझो। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, और फिर इसके बाद में हम यहां पर कोई दो ही, जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा मानों की। हमें x और y के केवल 2 बिंदु x, 2 मान x के और 2 मान y के मिल जाए, मतलब 2 बिंदु मिल जाए केवल। हम अपने मन से x का कुछ मान लेते हैं 0। जब x का मान यहाँ 0 लिख देंगे तो यहाँ देखो 0 + 2y और ये माइनस का 4 है, इधर ले जाओगे तो बराबर में हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो y का मान 4/2 और बराबर में कितना मिलेगा? 2। मतलब x का मान जब 0 लिखा है तो y का मान हमें कितना मिला? 2। तो ये बिंदु हो गया 0,2। देखो एक बिंदु तो ये हो गया। इसके बाद यहां पर अब हमें दूसरा कोई x का मान ढूंढ के रखना है, या y का मान लिख दो तो x का मान मिल जाएगा, उसमें कोई समझौता नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर हम y का मान देखो 0 लिख दें, ध्यान से समझो, इसको 0 लिख दें। अब देखो हम यहां पर ये y का मान 0 लिखें तो x ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस 2 और y का मान यहाँ 0 लिखेंगे और ये माइनस का 4 इधर ले जाएं तो बराबर में प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया 0, है ना, ये तो 0 हो गया। बस x का मान यहां से हमें मिल जाएगा कितना? 4। तो x का मान हम यहाँ 4 लिख दें।
तो x बराबर हो गया 4 और y का मान कितना है 0, तो ये बिंदु 4,0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4,0। भाई इस रेखा को बनाने, इस समीकरण को ग्राफ पर बनाने के लिए केवल यहां पर हमें 2 बिंदु मिल गए, पर्याप्त है। इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर दिखाएं और दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो इस रेखा, इस वाली समीकरण का ग्राफ खिंच जाएगा। ठीक है, एक रेखा मिलेगी, क्योंकि ये है क्या, हमने बताया रैखिक समीकरण होते हैं, वो एक सीधी रेखा उनसे प्राप्त होती है, तो एक सरल रेखा हमें मिल जाएगी। इसके बाद देखो हम दोनों इकट्ठे करेंगे, इनको भी देखो, दूसरे वाले को देखो, जो दूसरा है उसको ध्यान से देखो। ये दिया गया है 2x प्लस में 4y और ये माइनस का लिखा है 12 बराबर 0। इसके लिए भी हम यहाँ पर x और y के कुछ मान ढूंढ के यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए भी x और y के कुछ मान हम यहाँ पर ढूंढ के लिखेंगे। यहाँ पर देखो हम वही काम कर लेते हैं, x का मान 0 लिख दें। देखो x का मान 0 लिखें तो कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो। x का मान यदि 0 लिख दिया जाए तो देखो 2 गुणे x का मान 0 प्लस में यहाँ लिखोगे 4y और बराबर, देखो ये माइनस का है, इधर ले जाओगे बराबर में प्लस 12 हो जाएगा। ये 0 हो गया पूरा, और यहां से देखो ये 0 हो गया, तो 4y बराबर में 12, y बराबर हो जाएगा 12 बटे में 4, 4 तिया 12, मतलब y का मान 3 हो जाएगा। जब x का मान हमने कितना लिखा देखो 0, तो y का मान हमें कितना मिल गया 3। x का मान हमने 0 लिखा तो y का मान कितना मिल गया 3। अब हम यहाँ पर y का मान, चलो y का मान 0 रख दें, ध्यान से समझो। अगर y का मान 0 रख दें तो देखो x का मान कितना मिल जाएगा, देखो ये लिखा है 2x और प्लस में 4y का मान 0 लिखोगे, माइनस का 12 इधर ले जाओगे बराबर में, तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो x बराबर कितना होगा 12 बटे 2, मतलब 6 हो जाएगा। तो जब हमने y का मान 0 लिखा है तो x का मान कितना मिल गया 6 मिल गया। बस इन दोनों को हम, इन दोनों बिंदुओं को, कौन कौन से बिंदु हैं 0,3 और यहाँ पर ये बिंदु है 6,0, इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ पर दिखाएंगे और दोनों को मिलाएंगे तो ये वाली जो समीकरण है उसका ग्राफ खिंच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम ग्राफ की बात करें, जो आपका ग्राफ पेपर होगा उस ग्राफ पेपर पर एक आपको ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी होती है और एक आपको क्षैतिज रेखा खींचनी होती है। आपको कक्षा 9 में भी ग्राफ खिंचवाए गए होंगे, आप याद करो, पूरी बात याद करो कि कक्षा 9 में भी आपने ग्राफ पेपर सीखे हैं। तो यहाँ पर देखो ये मूल बिंदु होता है और ये धनात्मक एक्स अक्ष है, 1 2 3 4। यहाँ पर देखो एक्स पर मैक्सिमम 6 इकाई तक चलना है, 4 के बाद 5 6 इकाई, ये हो गया। y की धनात्मक दिशा में कितना, मैक्सिमम 3 इकाई केवल जाना है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, तो बस 3 इकाई तक बना दें, 1 2 3 इकाई तक बना दें, और बनाना चाहो तो ज्यादा बना दें, कोई समस्या नहीं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5, कुछ और आगे कुछ और आगे, हमें बनाने नहीं है, हमें तो धन वाले ये बिंदु जो है धनात्मक बिंदु दिए गए हैं, तो बस माइनस में हमें चलना नहीं है। पहले देखो पहली वाली जो समीकरण है उसको पहले ये 2 बिंदुओं को दर्शाना है, तो 0,2 को दर्शाओ। 0 का मतलब x पर इधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, मूल बिंदु पर रहना है, लेकिन y पर 2 इकाई जाना है, ऊपर की ओर 2 इकाई जाना है, मतलब यहाँ पर ये बिंदु कहलाएगा, कौन सा बिंदु 0,2 कहलाएगा। ये बिंदु 0,2 हो गया। फिर इसके बाद 4,0 x पर 4 इकाई चलना है, देखो ये x है ना, 4 इकाई जाना है, 1 2 3 4 इकाई हम यहाँ पर पहुंचे, y पर ना ऊपर गए ना नीचे, क्योंकि y शून्य है, तो ये बिंदु आपको यहाँ पर लिखना है, ये है 4,0, क्या है 4,0। अब देखो इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक यहाँ पर सीधी रेखा मिल जाएगी, ये इस तरीके से देखो एक सीधी रेखा मिलेगी, और ये रेखा जो है, ये रेखा जो सीधी मिलेगी वो कौन सी समीकरण की रेखा है, ध्यान से पहले वाले समीकरण की। तो पहला समीकरण इस पर लिख दो, x प्लस 2y और बराबर में या माइनस का 4 बराबर में 0, ये देखो पहली वाली जो समीकरण है उसकी रेखा है, इसलिए यहाँ पर उस समीकरण को यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद इन बिंदुओं को देखो अब बनाओ, तो ये हमारा दूसरा समीकरण का ग्राफ खिंच जाएगा। तो 0,3 x पर नहीं जाना है, y पर जाना है 3 इकाई, देखो ये बिंदु है आपका, कौन सा बिंदु है 0,3, ये बिंदु है 0,3। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये 0,2 जो लिखा है ऊपर
उसको हम यहाँ कहीं लिख देते हैं। कहाँ पर? यहाँ लिख देते हैं 0,3। ठीक है, ये बिंदु 0,3 है और ये जो बिंदु है वो क्या है? 4,0। यहाँ पर लिख दें 4,0। ठीक है, चलो यहाँ हमने देखो 0,3 को ड्रॉ कर लिया। 0 मतलब x पर नहीं जाना है, y पर 3 इकाई, ये बिंदु आपको लिखना है 0,3। ठीक है, इसके बाद 6,0 लिखना है। 6,0 का मतलब 6 इकाई x अक्ष पर आए, y पर नहीं जाना है, तो ये बिंदु हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 6,0। ये बिंदु 6,0 मिलेगा। अब इन दोनों को देखो आपस में मिला दें, ये दोनों बिंदु आपस में मिलाए जाएंगे। ये तो इस तरीके से देखो मिला दें, ये हमारे ये दोनों बिंदु आपस में मिलाने पर ये देखो इस तरीके से एक रेखा मिलेगी। ठीक है, ये कौन सी रेखा है? ये इस वाले समीकरण की रेखा है। 2x + 4y - 12 क्या है? 2x और प्लस में यहां लिखो 4y और माइनस का लिखें 12 है और बराबर में क्या लिख दें? 0। ठीक है, तो बच्चों आपने यहां पर देखा कि यहाँ पर दो रेखाएं हमें मिल रही हैं, बिल्कुल एकदम रेल की पटरी के समान है। मतलब रेल की पटरी कैसी होती है? हर जगह समान चौड़ाई उसकी होती है, मतलब समांतर रेखाएं होती हैं। तो आप देख सकते हो उसी प्रकार बिल्कुल समांतर रेखाएं यहाँ पर मिल रही हैं। कैसे मिल रही हैं? समांतर रेखाएं। तो प्रश्न आपका ये कहता था कि ये दोनों समीकरण जो हैं वो समांतर रेखाओं के समीकरण हैं, मतलब पटरियों को निरूपित करते हैं, रेल की पटरियों को निरूपित करते हैं। तो रेल की पटरियां समांतर होती है ना, तो ये इसका मतलब ये दोनों समीकरण कैसे हैं? समांतर रेखाओं के समीकरण हैं। देखो ध्यान से, ये समांतर रेखाएं दिखाई दे रही कि नहीं? ये है। तो इसको हमसे कहा था कि भाई ज्यामितीय निरूपण इसका करके दिखाओ, तो ये देखो इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया। ये है इसका ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, ये आपको ग्राफ पेपर पर बना के ऐसा दिखा देना है, बस आपका काम खत्म, आगे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इनके पहले हमने उदाहरण समझे और इसी टाइप के सारे अब क्वेश्चन आएंगे पहली एक्सरसाइज 3.1 में। ठीक है, इन 3.1 के सारे क्वेश्चनों को हम अगले वाली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आज ये आप यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश